बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7। बेटा टेक आउट योर कारवाने उर्दू बुक्स एंड योर पेंसिल्स। बेटा अपनी पेंसिल और कारवाने उर्दू बुक निकाल लें जल्दी से। कारवाने उर्दू पेज नंबर है आज बेटा हमारा सफ़ा नंबर है 23, पेज नंबर 23। ये कवायद है बेटा, हमने तफहीम जो हमने चैप्टर हमने पूरा पढ़ा उसका सारा हमने कॉपी वर्क हम डन कर चुके हैं। आज हम इसका बुक वर्क हम करेंगे और फिर न्यू चैप्टर की आज हम रीडिंग भी करेंगे बेटा साथ। सो काइंडली टेक आउट पेज नंबर 23, कारवान उर्दू बुक्स एंड गेट रेडी विद योर पेंसिल्स। चलिए बेटा क्विकली गेट रेडी, सो वी विल स्टार्ट आवर वर्क। ओके चलिए, सबसे पहले है कवायद। बेटा आप लोग को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब आप में से कौन रीड करेगा, मुझे हैंड रेस का ऑप्शन बेटा साथ साथ देते जाएं प्लीज़, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो। ये पूरा काम हम कॉपी में कर चुके हैं, लेकिन आज हमें बुक पे चले। हैदराबाद शुरू कीजिए बेटा पढ़ना। पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर है 23, सफ़ा नंबर 23, पेज नंबर 23। कवायद जी। बनाइए और उसी मुनासिबत से तब्दीली करके लिखिए। सास और 2004। जी बेटा हैदराबाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा क्लियर, फिर से पढ़ेंगे पहला जुमला आप। सास और बहू बाजार जा रही थी। वेरी गुड, सास और बहू। अब देखिए इसमें यही चीज़ हम कॉपी में कर चुके हैं। अब आप बुक पे इसको पेंसिल से जो जो वर्ड्स आपके अंडरलाइन हैं उनके ऊपर उनके मुज़क्कर लिखें और साथ बाकी का जुमला भी तब्दील कीजिए। हैदराबाद क्या होगा ये जुमला, सास किस पे तब्दील हो जाएगा? सर वेरी गुड, सुसर। और बहू? सर बहू दामाद, ठीक है। हुसैन दमाद। बेटा, हुसैन हम बेटा पेज नंबर 23 कर रहे हैं कारवान उर्दू का, पेंसिल से बेटा कीजिएगा। हाँ जी, सुसर और दामाद। फिर हैदराबाद की पूरा जुमला बताइए क्या बन जाएगा बेटा? और दमाद बाजार जा रहे थे। जी, सुसर और दामाद बाजार जा रहे थे, ये आपने लिखा है इस तरह से। हैदराबाद दूसरा जुमला पढ़िए। कुत्ता फकीर को देखकर भौंकने लगा। ठीक है, इसको तब्दील कीजिए आप। कुत्ता किस में तब्दील हो जाएगा? कुत्ती फकीरनी को देखकर भौंकने लगी। कुत्ती या कुतिया दोनों हो सकता है। कुतिया फकीरनी को देखकर भौंकने लगी या कुत्ती फकीरनी को देखकर भौंकने लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए हैदराबाद। हमारा पड़ोसी हमारे दुख सुख में हमारी मदद करता ठीक है, हमारा पड़ोसी हमारे दुख सुख में हमारी मदद करता है, इसको तब्दील कीजिए हैदराबाद। है। हमारी पड़ोसन हमारे दुख सुख में हमारी मदद करती है। वेरी गुड, हमारी पड़ोसन हमारे दुख सुख में हमारी मदद करती है। चलो आखिरी के 2 सेंटेंस कौन पढ़ेगा? जी, हैंडरेस किस किस ने किया हुआ है? जैन आप पढ़िए। जी बेटा पढ़िए जैन। जैन कैमरा ऑन कीजिए बेटा।
नौकरानी अपने मालकन का बहुत ख्याल रखती है। नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। वेरी गुड। नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। और लास्ट पढ़िए जैन। बचा कुचा खाना चूहे बिल्ले खा जाते हैं। बचा कुचा खाना चूहिया और बिल्ली खा जाती है। वेरी गुड, खा जाती हैं। ठीक है। बचा कुचा खाना चूहिया और बिल्ली खा जाती है। ठीक है, अब आप अगला सवाल पढ़िए जैन। इन अल्फाज की इज़्ज़त इबारत में से तलाश करके लिखे। बातिन, दुरामद, शुरू, आबाद, जिल्लत, यकीन। इनके क्या होंगे बेटा, बताएंगे मुझे? जिद, बातिन का क्या होगा? जिद, उलट, जो मुतजाद। बातिन का आपने ये लिखवाया है कॉपी में? जी, कॉपी पे भी लिखवाया, लेकिन बुक में भी लिख दें पेंसिल से। बातिन का क्या होगा? जाहिर। जाहिर। दरामद का क्या होगा? बरामद। बरामद। शुरू का? शुरू का खत्म। कम। आबाद? बर्बाद। बर्बाद। वेरी गुड। जिल्लत? इज्जत। इज्जत। और यकीन का? शक। शक या शुबा। वेरी गुड। चले, अब जैन ये लफ्जों का खेल पढ़िए। लफ्जों का सवाल। खेल। खानों में दिए गए हरूफ की मदद से अल्फाज बनाइए। ख्याल रखें कि लफ्ज में मीम का होना जरूरी है। मेहनत, मौत, जुल्म। मसलन ठीक है, मसलन है मेहनत, जुल्म, मौत और जुल्म। अब देखिए, हमें यहाँ पे जो हरूफ दिए गए ना बॉक्सेस में, जैन जल्दी से उन हरूफ को एक दफा पढ़ लें बेटा। रोए, दाल, फे, दौद, अलिफ, शीन, जीम, काफ, आइन, मीम, लाम, नून, काफ, ते, हे, जे, रे, सा और हाँ, दाल। ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे जो हरूफ दिए गए हैं उनसे हमें अल्फाज बनाने हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन अल्फाज में मीम का होना लाजमी है। ठीक है, वो चाहे जितने हरफी अल्फाज हों, उनमें मीम का होना लाजमी है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन देखें ऊपर, शायद आप लोग को नजर आ रहा होगा बहुत हल्का सा मेरे लिखे हुए अल्फाज, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों से पूछूं। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई बताएगा? बताते जाए जिन जिनके दिमाग में। उनमें इन हरूफ वाले अल्फाज ऐसे बनाने हैं जिनमें ये हरूफ तो हो ही, साथ में मीम हर लफ्ज में होना जरूरी है। चले, अब आप लोगों में से जैन आपके दिमाग में आ रहा है कोई तो बताएं। टीचर दो आ रहे हैं अभी तक तो। बताएं कौन से दो आ रहे हैं? लाम, हम्म, नम, नाम जुल्म। और नाम, दाम, जुल्म तो उन्होंने बना कर दिया हुआ है हमें। ठीक है, और कौन अब बताएगा? मुझे नजर आ रहे हैं हैंडरेज। मोमिन, जी मोमिन। दाम। टीचर दाम हो सकता है। दाम हो सकता है, बिल्कुल। टीचर, दाम, नाम, जी। माल, माल, वेरी गुड। और माल, मौज, दाम। मौज, 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 हाँ, मीम। शुमाल, फिर दाम, शुमाल, दमाद, वेरी नाम, गुड। बस, मिन्नत, मोमिन बहुत सारे मिसाल। मोमिन ने बहुत सारे बना दिए, तकरीबन सारी ही बना दी मोमिन ने। वेरी गुड मोमिन। और कोई है आप में से? देखिए मोमिन, एक दफा फिर रिपीट कर दें। शुमाल, टीचर लम्हा। लम्हा, हाँ जी, लम्हा है इसमें। कलम। कलम। कलम भी सही है इसमें। देखें, हे नहीं है, लम्हा नहीं होगा जैन, गोल वाली हे नहीं है। कलम सही है। और टीचर लम्हा मुझे में गोल वाली है आती है। लम्हा में लाम मीम, पहले वो वाली हे आएगी हलवे वाली, और फिर एंड पे गोल वाली हे आएगी, लम्हा। ठीक है, एक है तो है इसमें, लेकिन जो एंड वाली है, गोल वाली है, वो इसमें नहीं है। अच्छा मोमिन, हाँ आपने आपने जो बताए हैं शुमाल, मन्नत, और बताइए मोमिन क्या क्या था आपके वर्ड्स? मैं भूल गई हूँ, फिर से रिपीट कीजिएगा बेटा। मोमिन, आर यू देयर? यस टीचर। जी मोमिन, जरा एक दफा फिर पूरी क्लास को रिपीट कर दे बेटा। माल, मौज, शमाल, कलम, फिल्म, शाम, दामाद, नाम, मिन्नत और मिसाल। वेरी गुड। चलो, आप लोगों ने सबने नोट कर लिए होंगे, या एक दफा फिर रिपीट करवाऊं? चले, मन्नत, मिसाल, शुमाल,
ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए हैं, ये कुछ आप लोग की स्क्रीन पे मैं भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद और भी वर्ड्स आपको मिल सकें। देखिए, जालिम है, दाम है, फ़हम, फे है मीम फ़हम, ज़मीर, इम्तिहान, शाम, जामुन, काम, ठीक है, फिर मेहनत, नाम, कलम, तामीर, हातिम, जमजम, रसम, ठीक है, ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। अब आप इसमें से जो जो लिखना चाहें, कितने इन्होंने कहा है हमें, कम से कम हमें कितने लिखने हैं, यहाँ पे कोई लिमिट इन्होंने नहीं दी है, तो आप लोग जो है वो बस 8 से 10 वर्ड्स बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए। चलिए, ये डन हो गया होगा। अब हमें नए चैप्टर की बेटा रीडिंग करनी है। आज हम शुरू करेंगे मेरे अब्बा जान। चलिए, फिर से मुझे बताएं अब कौन रीड करेगा सबसे पहले। हैदराबाद आपको बेटा मैं एंड पे करवाती हूँ, जिन्होंने अभी कर लिया ना। फातिमा आप शुरू कीजिए। रीडिंग की टर्न इंशाल्लाह सबकी आएगी, लेकिन पहले वो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलें फातिमा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बेहतरीन शायर, फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर और कौमी रहनुमा थे। आइए आज उनकी रंजी ज़िंदगी के नजी कुछ गोशों का निजी नजी ज़िंदगी का कुछ गोशों का मुताला करके देखते हैं कि बतौर वालिद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कैसे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपने वालिद मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं। मुकम्मल फ़हम और भरपूर दिलचस्पी के साथ खामोश मुताला कीजिए। एक मिनट अल्लामा रुकिएगा इकबाल बेटा। रहमतुल्लाह फातिमा, मैं इतना ज़रा समझाती हूँ, इसके मुश्किल वर्ड्स मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बेटा अपनी पेंसिल से मार्क करते जाएं, मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके ऊपर उनकी मीनिंग ज़रूर लिखिएगा, और फिर दोबारा से फातिमा अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन शायर, शायर का मतलब सबको पता है, ठीक है, बेहतरीन शायर, फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, मुफ़क्किर कहते हैं सोच विचार करने वाला, ठीक है, तफक्कुर करने वाला, सोचने वाला, और कौमी रहनुमा थे, फ़लसफ़ी जो फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करता हो, ठीक है, जिसने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की हो। आइए आज इनकी निजी ज़िंदगी के, निजी ज़िंदगी का क्या मतलब होता है बेटा? निजी ज़िंदगी का मतलब है उनकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, जिनके बारे में हमें यूजुअली नहीं पता होता। अब देखिए, अल्लामा इकबाल एक बेहतरीन शायर हैं, हमारे कौमी शायर हैं, शायर मशरिक़ हैं, वो सब तो हमें पता है, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, निजी का मतलब है ज़ाती, पर्सनल, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे इंसान थे, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोशों का मतलब है हिस्सों, तो आइए आज हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ हिस्सों का मुताला करके देखते हैं कि बतौर वालिद, यानी वालिद के तौर पर, बतौर का मतलब है तौर पर, वालिद के तौर पर अल्लामा इकबाल कैसे थे। अब ये बात हमें कौन बता रहा है? अल्लामा इकबाल के साहबजादे, ठीक है, डॉक्टर जावेद इकबाल जो थे, उनकी ज़बानी हम ये पूरा समझ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। फ़हम कहते हैं समझ को, मुकम्मल फ़हम और भरपूर दिलचस्पी के साथ मुताला करना। चलें, मुश्किल वर्ड्स आप लोगों ने अंडरलाइन करके लिख लिए होंगे। निजी का मतलब है ज़ाती, गोशु का मतलब है हिस्सों, और मुफक्किर सोचने वाला। बेटा अगर कोई लफ्ज़ मिस हो जाए, मीनिंग में ना बता पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। चले फातिमा पढ़िए बेटा आगे। फातिमा स्टार्ट रीडिंग बेटा। की नज़र में एक मुमताज़ शायर, फ़लसफ़ी और पैगंबर की हैसियत रखते थे, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो एक इंसान भी थे। एक ऐसे इंसान जिसका घर हो, बीवी हो और जिसे अपने बच्चों से मोहब्बत हो। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं इनसे मोहब्बत के बजाय ज़्यादा खौफ खाता था। मैं बचपन में बेहद शरीर था, इसीलिए अम्मा जान से बिला नागा मार खाना मेरा मामूल बन चुका था। पढ़ाई में भी कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, मगर अब्बा जान से मैंने बहुत कम मार खाई है। मेरे लिए इनकी झिड़क ही काफ़ी हुआ करती थी।
अब्बा जान जब कभी नाराज होते तो इनके मुंह से यही अल्फाज निकलते, अहमक आदमी, बेवकूफ। यहाँ अब्बा जान से मार खाने का एक वाकया याद आ गया। बस बचपन में बस ठीक है। अब देखें, काफ़ी आप लोग बेटा कोशिश करें, अगर मैं आपको ना मेंशन करूं तब भी एक पैराग्राफ बस पढ़िए। चलें, अब देखिए, मैं बचपन में बेहद शरीफ था। ये किसकी बात हो रही है? कौन कह रहा है ये? डॉक्टर जावेद। जी, डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे थे। चूँकि वो ये कहानी हमें सुना रहे हैं, तो वो अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि मैं बचपन में बहुत शरीर था, बहुत शरारती था, और इसीलिए मैं अम्मा जान से बिला नागा का क्या मतलब होगा? बगैर किसी बगैर किसी कोई दिन वक़्त, दिन छोड़े बगैर। हाँ, दिन छोड़े बगैर या बगैर किसी वक़्फ़े के, ठीक है? रोज़ाना, आप कहेंगे रोज़ाना वो मार खाते थे, उनका ये मामूल बन चुका था। पढ़ाई से भी कहते हैं मुझे कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान से मार बहुत कम खाई है, ठीक है? इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लामा इकबाल एक बहुत शफ़ीक वालिद थे। वो अपनी औलाद पे वो अपनी औलाद पे हाथ नहीं उठाते थे। मेरे लिए उनकी झिड़क ही काफ़ी थी। झिड़कने का क्या मतलब हुआ? डाँट, ज़बानी कलामी डाँट देना। ठीक है, अब्बाजान कभी अगर नाराज़ भी होते हैं इनसे, तो उनके मुँह से सॉरी, हम लोग यहाँ पे, मैं स्टार्टिंग का पूरा एक पैराग्राफ आ सॉरी बेटा, एक पैराग्राफ पूरा मिस कर दिया है ना मैंने, और आप लोगों ने नहीं बताया मुझे। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इकबाल, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की नज़र में एक मुमताज़ शायर, फ़लसफ़ी और पैगाम्बर की हैसियत रखते थे। ठीक है, वही बात दोबारा रिपीट की गई है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो एक इंसान भी थे। एक ऐसे इंसान जिसका घर हो, बीवी हो, और जिससे बच्चों से मोहब्बत हो। और वो अपने बारे में बता रहे हैं जावेद इकबाल कि जहाँ तक उनकी ज़ात का ताल्लुक था, तो कहते हैं कि मैं अपने वालिद से मोहब्बत कम करता था, इससे ज़्यादा मुझे उनसे खौफ आता था, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी, इतनी बारोब शख्सियत थी उनकी, कि मोहब्बत तो ज़ाहिर थी, उनको उनके वालिद थे, लेकिन वो उनसे खौफज़दा भी हो रहे थे। ज़्यादा उनके दिल में जो है वो डर और खौफ था उनके लिए। फिर कहते हैं कि मैं शरीफ था, रोज़ाना माँ से मार खाता था, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब्बा ने मार बहुत कम उनको मारा है। उनके लिए उनका सिर्फ डांटना ही काफ़ी होता था, और जब नाराज़ होते थे तो क्या अल्फाज निकलते थे? अहमक आदमी, बेवकूफ़। अब यहाँ उन्हें अब्बा से मार खाने का एक वाक़या याद आया। अब वो वाक़या कौन पढ़ेगा? हुसैन, आप पढ़ेंगे बेटा? हुसैन या आमना गफूर, जल्दी से दोनों में से कोई एक मुझे बता दे कौन पढ़ेगा। हैंड रेज मेरे पास किसी का भी नहीं है इस वक्त। हुसैन, आप हैं बेटा कि नहीं है मीटिंग में? चलिए आमना, आप पढ़िए। मैं बचपन में बेहद शरीफ था, इसलिए नहीं, यहाँ से अम्मा नहीं बेटा, जान यहाँ से से नहीं आमना, यहाँ से नहीं बेटा, ये पढ़ चुकी है, फातिमा पढ़ चुकी है, यहाँ से पढ़िए ना। बचपन में हम्म, ओके बचपन में मुझे रोजाना एक आना खर्च करने को मिलता और उससे खर्च कर चुकने के बाद ख्वाह मैं अम्मा जान से कितनी ही मिन्नतें करता, मुझे मजीद कुछ ना मिलता, बल्कि हर लम्हा उनके नाराज होने का डर रहता। एक बार इत्तेफाक यूं हुआ कि कोई मिठाई बेचने वाला हमारे घर के सामने आया। मिठाई देखकर हम ललचाए, मगर जेब खाली थी। उसे बिठाया और अम्मा जान के पास दौड़े आए कि शायद कुछ मिल जाए, मगर उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। तबीयत जिद्दी थी। ख्याल आया कि उस ख्वांचा फरोश से पूछे कि पीतल लेकर मिठाई दे सकता है या नहीं। बदकिस्मती से उसने हाँ कह दी। बस फिर क्या था, साई की तरह अब्बा जान के कमरे में आए और एक तरफ पड़े टेबल फैन के टेबल पीछे टेबल फैन के टेबल टेबल फैन के पीछे लगे पीतल के पुर्जे को उतार कर ख्वाजा फरोश को दे आए और मिठाई ले ली। लेकिन शामत आमाल से हमारा ऑफर। शोफर इधर से गुजर रहा था। उसने आकर अब्बा जान से शिकायत कर दी। हम खुशी से उछलते कूदते जो घर में दाखिल हुए तो इत्तला मिली कि अब्बा जान बुला रहे हैं। डरते डरते अब्बा जान के कमरे में गए। वो अपनी आराम दाह कुर्सी पर नीम दराज थे। हमें देखते ही उठ खड़े हुए और 3-4 थप्पड़ हमारी गर्दन पर जमा दिए। बस
ठीक है, अब देखें अब क्या हुआ। अब वो किस्सा बता रहे हैं अपना कि बचपन में क्या हुआ। एक दफ़ा मार खाने के हवाले से उनको ये वाक़या याद आया, ठीक है, कि इनको रोज़ाना कितना खर्च मिलता था, 1 आना, ठीक है, और उसे खर्च करने के बाद वो कितनी ही मिन्नतें क्यों ना करते अपनी अम्मा की, लेकिन उनको मज़ीद कुछ नहीं मिलता था। अब बताते हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ, इत्तेफाक से एक मिठाई फरोश है ना बेटा, मिठाई बेचने वाला, वो इनके घर के सामने आया। अब मिठाई देखकर इनका, छोटे थे, इनका भी दिल ललचाया और इन्होंने चाहा कि वो मिठाई खाएं, लेकिन ज़ाहिर है जेब खाली थी। जो 1 आना वो मिलता था वो तो खर्च कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि मिठाई फरोश को बिठाया और अम्मा जान के पास आए। पहले तो उनसे फरियाद की कि शायद कुछ मिल जाए, मगर उन्होंने टका सा उनको जवाब दे दिया, मतलब उनको मना कर दिया। टका सा जवाब देने का मतलब है कि मना कर देना। कहते हैं कि बचपन में मैं ज़िद्दी था, तो अब इनके दिल में क्या ख्याल आया कि उस ख्वांचा फरोश किसे कहते हैं, पता है किसी को? जो रेहड़ी में नहीं बेटा चीज़ें बेचते हैं उनको हम कहते हैं ख्वांचा फरोश। लेकिन मिठाई वाला जो था ना, ये भी रेहड़ी में मिठाई बेचता था। अब उन्होंने सोचा कि अगर ये पीतल हमसे ले ले और हमें मिठाई दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। अब उसने जब ख्वांचा फरोश से पूछा तो उसने भी हाँ कह दिया। बदकिस्मती से हाँ कह दिया, मतलब वो सोच रहे हैं कि अगर उसने मना किया होता तो शायद इनकी बचत हो जाती। लेकिन ख्वांचा फरोश ने भी जो है वो हामी भर ली कि ठीक है, तुम मुझे पीतल दे दो और मुझसे इसके बदले में मिठाई ले लो। बस जनाब फिर क्या था, ये साए की तरह से क्या मतलब होता है यहाँ से? साए की तरह से मुराद है कि बिल्कुल खामोशी से, आहिस्ता से, चुपके से अपना बाजान के कमरे में आए और फिर इन्होंने क्या किया कि एक टेबल फैन पड़ा हुआ था, उसके पीछे लगे हुए पीतल के पुर्जे को इन्होंने उतारा और उस मिठाई वाले को दे आए और अपनी मिठाई ले ली। लेकिन शामत आमाल से मुराद है कि बुरे कामों की वजह से जो आप पर अचानक मुसीबत आ जाए। ठीक है, शामत आमाल का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई बुरा काम किया है और उसी वक्त आपको उसकी सज़ा मिल जाए। इन्हें भी इनके अमल की सज़ा क्या मिली कि इनका जो शॉफर से मुराद है इनका नौकर, ड्राइवर आप कह सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर इनका वहाँ से गुजर रहा था, उसने अब्बा जान से शिकायत कर दी। अब ये खुशी में थे, ज़ाहिर मिठाई इनको मिल गई थी, तो ये उछलते कूदते घर में ये दाखिल हुए। तो इनको दाखिल होते इत्तला मिली कि अब्बा जान ही बुला रहे। अब इनको डर पहले से ही लगता था अपने अब्बा से, तो ये डरते डरते जो है ये कमरे में आए। तो अब्बा जान जो है अपने कुर्सी पर, आरामदेह कुर्सी पर, नींद दराज होना मतलब कि क्या होता है नींद दराज का मतलब, जब आप इस तरह से कुर्सी पर बैठे हो कि आप जैसे बैठे हैं लेकिन लेटे हुए अंदाज में बैठे हो, नींद दराज होना। ठीक है, सोए हुए अंदाज में बैठे। अब ये इनको देखते ही उठ खड़े हुए और 3-4 थप्पड़ जो है ना वो लग के इनकी गर्दन पर इन्होंने जमा दी। अब क्या होता है आगे, कौन पढ़ेगा? जल्दी से हैंड रेस करके बताएं कौन विलिंग है पढ़ने के लिए। उमर नवाज आप पढ़ेंगे बेटा या उमर नूर शमसी? उमर नवाज पहले आप पढ़िए, इसके बाद उमर नूर शमसी आपने पढ़िए। बस फिर क्या था, साए की तरह अब्बा जान के कमरे में आए और एक तरफ पर एक टेबल। नहीं, यहाँ से पढ़िए। अब्बा जान मुझे जब कभी मारते, अब्बा जान मुझे जब कभी मारते तो खुदी पर मारते। खुद ही पर मारते। वो जोर से तो ना मारते मगर खुद ही जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ चोट ज्यादा लगा लगा करती है। इसके अलावा अगर मुझे इनसे कभी मार खाने का इंतफाक हुआ है तो इसकी वजह झूठ बोलना थी। 1 मिनट रुकिएगा उमर नवाज, 1 मिनट। ठीक है, फिर दोबारा से आपने पढ़ना है। अब देखिए, अब्बा जान इनको जब कभी मारते तो गुद्दी पर मारते। गुद्दी कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, आपको पता है गुद्दी किसे कहते हैं? गर्दन का जो बैक वाला हिस्सा होता है ना हमारा, शोल्डर से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ हमारे सर के बाल जो है वो ख़त्म होता है, गर्दन का बैक साइड, उसको हम कहते हैं गुद्दी। अब वो ज़ोर से तो नहीं मारते थे, लेकिन ये ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे चोट बहुत ज़ोर की लगा करती है। और इसके अलावा कहते हैं अगर मुझे कोई मार खाने का इत्तेफाक हुआ है तो उसकी वजह हमेशा क्या होती थी? झूठ बोलना। वालिद साहब को यानी अल्लामा इकबाल को इनका झूठ बोलना कतअन पसंद नहीं था। चलें उमर नवाज कंटिन्यू कीजिए बेटा, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। हम घर में
हम घर में शोर नहीं मचा सकते थे अगर मैं अपने हम उम्र बच्चों के साथ बाहर दालान दलान में कभी करकट खेल रहा होता तो हमें हुक्म मिलता कि यहाँ मत खेलो और हम मुन्ना लटका कर वहां से चल देते लेकिन बाज औकात हमारे खेल में खुद भी शरीक हो जाया करते थे मगर हमारे हाथ इनकी तरफ गेंद फेंकते थक जाते थे मगर वो बिल्कुल थामे बल्ला ठप करते रहते। एक बार वो अंदर बैठे थे हमने जो हिट लगाई तो गेंद दरवाजे के शीशे को बस ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं शेयर करूंगी तो फिर आगे से नेक्स्ट उमर नूर शमसी आपने पढ़ना है। अब देखिए कहते हैं हम घर में शोर नहीं मचा सकते थे, यानी कि घर में बहुत डिसिप्लिन होता था। और अगर हम उम्र बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ कभी ये खेलते भी थे ना बाहर, तो क्या होता था, दालान में कभी क्रिकेट खेल रहे होते थे। दालान का मतलब है सहन। तो उनको हुक्म मिलता कि यहाँ मत खेलो और फिर ज़ाहिर है वो बेचारे मुंह लटका के वहाँ से चले जाते। अच्छा, बाज़ औकात इनका जब अल्लामा इकबाल का मूड अच्छा होता तो ये खुद भी इनके साथ शरीक होते थे खेल में और इनकी तरफ गेंद फेंकते जाते। जावेद इकबाल जो है वो अल्लामा इकबाल की तरफ गेंद फेंकते जाते और वो बल्ला थामे ठप ठप करते रहते। एक बार वो अंदर बैठे थे, जावेद इकबाल कहते हैं कि हमने जो हिट लगाई तो गेंद दरवाजे के शीशे को तोड़ती हुई उनके कमरे में जा गई। उस दिन से हमें क्रिकेट खेलने की ममानियत कर दी गई थी। ये नेक्स्ट पेज है। ये कहते हैं कि उस दिन से हमें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। इस दिन से हमें क्रिकेट खेलने की ममानियत का मतलब है किसी चीज़ से रोक देना, मना कर देना। चलिए नेक्स्ट अब कौन पढ़ेगा? उमर नूर शमसी। जान की तमन्ना थी कि मैं तकरीर करना सीखूं। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि कुश्ती लड़ा करूं। इस सिलसिले में मेरे लिए घर में एक अखाड़ा भी खुदवाया गया था। फिर बड़ी ईद के दिन मुझे हमेशा तलकीन किया करते थे कि बकरे ज़िबा होते वक्त मैं वहाँ मौजूद रहूं, लेकिन इनका अपना ये हाल था कि किसी किस्म का खून बहाते ना देख सकते थे। अब्बा जान को अंग्रेजी लिबास से सख्त नफरत थी। मुझे हमेशा शलवार और उचकन पहनने की तलकीन करते थे। बचपन पहनने की तलकीन करते थे। अगर मैं कभी गलती से अपनी कमीजों या शलवारों का कपड़ा बढ़ाया बढ़िया किस्म का खरीद लेता तो बहुत खफा होते। कहते तुम अपने आप को किसी रईस का बेटा समझते हो, तुम्हारी तबीयत में इमारत की बू है। अगर तुमने अपने ये अंदाज ना छोड़े तो मैं तुम्हें कदर के कपड़े पहना दूंगा। बस ठीक है उमर, बस चलिए अब आगे क्या होता है ये बताते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। उनकी क्या तमन्ना थी? उनकी पहली तमन्ना थी कि ये तकरीर करना सीखे। ठीक है, तकरीर करना ये सीखे। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई गई है ना बेटा, इनमें से किसी भी चीज़ पर जावेद जो है वो बताते हैं कि अमल वो कर नहीं सके थे। कुश्ती लड़ना सीखे। ठीक है, इन्होंने घर में इनके लिए अखाड़ा भी खुदवा दिया था। अखाड़ा किसे कहते हैं? एक मैदान टाइप का होता है, पहलवान जहाँ पे अपना जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर बड़ी ईद पे भी इनकी हमेशा तलकीन होती थी कि बकरा जब ज़िबा हो तो ये वहाँ मौजूद रहे। जबकि खुद अल्लामा इकबाल जो उनका ये हाल था कि किसी भी किस्म का खून जो है ना वो नहीं देख सकते थे।
अच्छा, फिर ये इनको अंग्रेज़ी लिबास से सख्त नफ़रत थी। हमेशा इनको शलवार कमीज़ और उचकन जो है वो शेरवानी से मिलता-जुलता एक मलबूस होता है, बटन वाला कुर्ता इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? वो कहते थे कि तुम वही पहनो बस हमेशा। और अगर कहते हैं कभी मैं अगर गलती से अपनी कमीज़ों या शलवारों का कपड़ा बढ़िया का क्या मुराद है इससे? क्लास 7 बढ़िया का मतलब है बहुत अच्छी किस्म का, बेहतरीन किस्म का कपड़ा कभी ये ख़रीद लाते ना तो अल्लामा इकबाल बहुत खफा होते थे। कहते थे कि तुम अपने आप को किसी रईस का यानी बहुत किसी अमीर ज़ादे का बेटा समझते हो और तुम्हारी तबीयत में अमीरानापन है और तुमने अगर ये अंदाज ना छोड़ा तो तुम्हें खद्दर के कपड़े पहना दूंगा। चले जैन आप पढ़िए बेटा आगे। जैन बहुत देर से आपने बेटा हैंड रेज़ किया हुआ है, चले आप पढ़िए। जैन स्टार्ट बेटा। मेरे लिए 12 आने से जायद कमीज का कपड़ा खरीदना 12 आने जी 12 आने उस या जमाने में 8 रुपए से जायद के बूट खरीदना जुर्म था जिसकी सजा काफी कड़ी थी। वैसे अगर इन्हें कभी ये मालूम हो जाता कि आज पलंग पलंग पर सोने की बजाय फर्श पर सोया हूँ तो बड़े खुश होते। अपनी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार उन्होंने मुझे बायोस्कोप देखने की इजाजत दी। वो एक अंग्रेजी कलम थी जिसमें नेपोलियन का इश्क दिखाया गया था, मगर मुझे याद है कि अब्बाजान को ये ना बताया गया बल्कि कहा गया कि इस फिल्म में नेपोलियन के हालात जिंदगी अब्बाजान दुनिया भर की जड़ी सिपा सालारों से वालेहाना अकीदत रखते थे। मुझे अक्सर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ारूक अज़ीम रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनाया करते। ठीक है, बस जैन बस चले। अब क्या होता है, कहते हैं कि मेरे लिए 12 आने से जायद कमीज का कपड़ा, 12 आने मतलब बहुत एक छोटी सी पैसों की रकम है जो कि जिसकी कोई समझ ले वैल्यू आज के ज़माने में तो है ही नहीं, लेकिन उस वक्त एक आना भी बहुत कीमती होता था। एक आना भी उस वक्त इतना कीमती होता था कि उस एक आने की भी समझ ले बहुत सी चीज़ें आ जाती थी। तो कहते हैं कि 12 आने का मैं इससे ज़्यादा का कपड़ा, जायद कहते हैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा का मैं कपड़ा नहीं खरीद सकता था और 8 रुपए से ज़्यादा के मैं कोई जूते नहीं खरीद सकता था। और अगर मैं खरीद लूँ तो मुझे बहुत काफ़ी कड़ी मुझे सज़ा मिलती थी उसकी। और अगर उन्हें कभी ये मालूम हो जाता था कि आज वो पलंग पर सोने की बजाय फर्श पर सोए हैं तो अब्बा हुजूर बहुत खुश होते थे। फिर कहते हैं एक दफ़ा मुझे ज़िंदगी में उन्होंने सिनेमा देखने की इजाज़त दी थी और वो एक अंग्रेज़ी फ़िल्म थी जिसमें नेपोलियन का जो है वो इश्क दिखाया गया था, मगर इन्होंने अब्बा जान को ये नहीं बताया। इन्होंने बल्कि अब्बा जान से कहा कि मैंने नेपोलियन के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल फ़िल्म देखी है। अब्बा जान दुनिया भर के जड़ी मतलब बहादुर, बहुत ही जुर्रत वाले सिपा सालारों से बहुत वालेहाना मोहब्बत रखते थे और अक्सर इनको खालिद बिन वलीद और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनाया करते। अब लास्ट टाइम बेटा 2 मिनट्स आर लेफ्ट। कौन पढ़ेगा? जैन आपने भी पढ़ लिया है, आमना गफूर की भी टर्न हो गई है, फातिमा की भी हो गई है, हैदर अब्बास आप पढ़ेंगे? आप और मोमिन रह गए। जल्दी से हैदर अब्बास आप एक पैराग्राफ पढ़ लें और उसके बाद में मोमिन आप पढ़ लीजिएगा बेटा लास्ट। चलें पढ़िए। आखिरी अयाम में अब्बा जान की नज़र बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए मुझे हुक्म था कि रोजाना सुबह अखबार पढ़कर
सुनाया करूं। अगर किसी लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता तो बहुत नाराज होते। इसी तरह मैं रात को उन्हीं की कोई गज़ल पढ़कर भी सुनाया करता। उन दिनों मुझे उनकी सिर्फ एक गज़ल याद थी, जिसे ताबदार को और भी ताबदार कर। अब्बा जान के सामने वो गज़ल पढ़ना मेरे लिए एक मुसीबत हुआ करती। अगर कोई शेर गलत हो जाता तो नाराज होते और कहते शेर पढ़ रहे हो या नसर। बस ठीक है, मोमिन आप पढ़िए जल्दी से आगे। इसको एक्सप्लेन मैं फिर बाद में बेटा करूँगी क्लास में। चलिए मोमिन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। अब्बा जान से लोग घर मिलने आते थे। हर शाम अहबाब की महफिल जमा करती। इनकी चारपाई के गिर्द बहुत सी कुर्सियां रखी होती और लोग इन पर बैठ जाया करते। आप चारपाई ही पर लेटे उनसे बातें करते रहते। मुझे खास बादशाह हो रहा हो तो मैं वहां मौजूद रहूं, लेकिन